जुडिशरी आए दिन लोगों का टारगेट बनी हुई है, पर मसले और बिगड़ गए हैं जब एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को फटकार लगने लगी। ये सिस्टम जुडिशरी का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जो जजेस अपॉइंटमेंट में एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। लेकिन एक जज की कमेंट्री ने इस सिस्टम को वापस से लाइमलाइट में लाकर इसे फटकार सुनवा दी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की, जिसकी वजह से फॉर्मर सीजेआई से लेकर कुछ सीनियर एडवोकेट सबने उनकी स्पीच की आलोचना की है। अब इन जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया था और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वर्किंग पर सवाल उठ गए। इन्हीं सब के बीच में कॉलेजियम ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको शॉक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक कदम काफी चर्चित हो गया है, जो नए जमाने की पहचान बन रहा है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। क्या ये चैप्टर है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कल तक जो अपॉइंटमेंट सिर्फ फाइल्स और रिपोर्ट्स के बेसिस पे होती थी, अब उनमें शामिल है एक नई अप्रोच, फेस टू फेस इंटरेक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजशिप के कैंडिडेट्स के साथ डायरेक्ट मुलाकात की। कॉलेजियम के 3 मेंबर्स सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने राजस्थान, इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट्स के कैंडिडेट्स के साथ बैठक की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया था। लेकिन ये कदम क्यों उठाया गया, इसका जवाब छुपा है एक कंट्रोवर्शियल इवेंट में, जिसने जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने VHP इवेंट के दौरान ऐसे रिमार्क्स दिए जो जुडिशरी की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाते हैं। उनकी बातें इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि कॉलेजियम ने उन्हें समन करके उनसे फेस टू फेस डिस्कशन किया। ये मुलाकात कॉलेजियम के लिए एक आई ओपनर बन गया। इसने ये बात कंफर्म की कि सिर्फ फाइल्स पढ़कर डिसीजन लेना काफी नहीं, इंसान के थॉट प्रोसेस और पर्सनालिटी को समझना भी जरूरी है। अब आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि ये पर्सनल इंटरेक्शंस का फॉर्म पहले भी हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये लार्जली फेवर से आउट हो गया था जब इसे 2018 में तब के सीजेआई दीपक मिश्रा के टेन्योर में इम्प्लीमेंट किया गया था। पर अब लगता है कि वापस से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस प्रोसेस को फॉलो करने का फैसला लिया है। अब ट्रेडिशनल वेटिंग प्रोसेस के साथ साथ ये इंटरैक्टिव सेशन भी होने लग गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट्स, CM और गवर्नर के इनपुट्स और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशंस के साथ एक और लेयर जोड़ी गई है, कैंडिडेट्स के खुद के पर्सपेक्टिव्स को समझना। इस नए प्रोसेस का एक एम है जुडिशरी को और ज्यादा इंक्लूसिव और रोबस्ट बनाना। जस्टिस शेखर की कंट्रोवर्सी ने जुडिशरी को एक टफ लेसन दिया है कि उनके हर एक जज का न्यूट्रलिटी और मेरिट पे खरा उतरना जरूरी है। आज कॉलेजियम ने इस लेसन को अपने नए कदम के जरिए इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये कदम सिर्फ एक ट्रेडिशन से डिपार्चर नहीं, बल्कि जुडिशरी को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने की तरफ एक बोल्ड मूव है। आपका क्या कहना है? क्या आप समझते हैं कि यह प्रोसेस फ्यूचर में और कामयाब होगा? इतने न्यू डेवलपमेंट्स के बीच चलिए एक नजर पुरानी कंट्रोवर्सी पर ही डाल लेते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव दिसंबर 8 को प्रयागराज के एक VHP इवेंट में अपने रिमार्क्स के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को मेजॉरिटी के विशेष के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और ये भी असर्ट किया कि सिर्फ एक हिंदू ही इस देश को विश्व गुरु बना सकता है। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ट्रिपल तलाक और हलाल जैसे प्रैक्टिसेस को खत्म करने की मांग भी की। इन रिमार्क्स ने सेक्युलरिज्म और जुडिशियल इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन कर दिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल 50+ अपोजिशन MPs के साथ ने राज्यसभा में एक नोटिस सबमिट किया जस्टिस यादव के इम्पीचमेंट की मांग करते हुए। इसे जुडिशियल एथिक्स का ग्रेव वायलेशन कहा भी है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने भी एक इन हाउस इंक्वायरी और सस्पेंशन की डिमांड की, ये आर्ग्यू करते हुए कि उनके कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में अडॉप्ट किए गए रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ के अगेंस्ट है। अब दिसंबर 17 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक 30 मिनट मीटिंग कंडक्ट की थी जस्टिस यादव के साथ। इस मीटिंग में कॉलेजियम के 5 मेंबर्स सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिसेस BR गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और अभय S ओक ने उनके कंडक्ट का असेसमेंट किया था। मीटिंग का मकसद ये समझना था कि क्या जस्टिस यादव का बिहेवियर बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट या रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का वायलेशन है। 18 दिसंबर को रिपोर्ट्स ने बताया कि कॉलेजियम अब अलग अलग ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है, जैसे एक इन हाउस इंक्वायरी या उनका ट्रांसफर करना। ये डिसीजन उनकी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर लिया जाएगा। एक सोर्स ने कहा भी है कि कॉलेजियम केयरफुली ट्रेड कर रहा है ताकि इम्पार्शियलिटी के कंसर्न्स एड्रेस हो सके, लेकिन फेयरनेस भी इंश्योर की जाए। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यादव के साथ एक 1-on-1 इंटरेक्शन भी की, उन्हें जुडिशियल न्यूट्रलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये अनलाइकली लगता है कि उन्हें फिर से कॉलेजियम के सामने बुलाया जाएगा। कॉलेजियम का ये प्रोएक्टिव स्टेप ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए एक नई अप्रोच दिखाता है।
जब इम्पार्शियलिटी स्पॉटलाइट में है तो ऐसे मेजर्स पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में री-इन्फोर्स करने में मदद करेंगे। ऐसे आपको बता दे कि 2002 में अडॉप्ट की गई बैंगलोर प्रिंसिपल्स एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जुडिशियल एथिक्स के लिए। ये प्रिंसिपल्स जुडिशरी की न्यूट्रलिटी और एथिकल कंडक्ट इंश्योर करते हैं। इंडियन कोर्ट्स ने कई बार इन प्रिंसिपल्स का रेफरेंस किया है, पर्टिकुलरली जब जुडिशियल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस होती है, जैसे पब्लिक स्पीचेस या एक्शंस के केसेस में, जो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। ऐसे हमने बीते दिन देखा भी था कि फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान शेखर कुमार यादव के रीसेंट कमेंट्स को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि एक जज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, चाहे वो कोर्ट रूम के अंदर हो या बाहर। जज का स्टेटमेंट किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब सबसे लेटेस्ट न्यूज जो इस केस में हमें जल्द देखने को मिल सकता है वो है राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांकर द्वारा कि वे इस मामले में क्या इम्पीचमेंट मोशन एडमिट करते हैं या नहीं। अब आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। लेकिन जो कठुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। राष्ट्र के ऊपर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे गति से बढ़ते रहेंगे, लेकिन जरूरत यहां पर है कि हमें एक कानून बना के चले। बिना एक कानून के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। आज आप लोग यहाँ पर आए, छोटा सा विषय रखा, विषय बहुत बड़ा है, बड़े बृहद है। अगर शुरुआत से आप, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, वो विषय मैंने छोड़ दिया, या पश्चात एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक चले आइए, वो सब आपको मिलेगा कि हमने भी, हमारा भी जो कानून बना वो मनुस्मृति से लेकर बना, नाट्य स्मृति से लेकर बना, स्मृतियों से लेकर बना। उसमें बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन समय समय हमने उसको हटाया। आपके अंदर भी ठीक है, आप अपने शरीयत से चलिए, आप अपने कुरान से चलिए, आप, हमें गुरेज नहीं। आप पूजा किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं। आप विवाह किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं। गुरेज है किस बात से? जो देश के लिए घातक है, देश के मनुष्य के लिए घातक है, इस नारी के लिए घातक है, इससे तो बदलाव होना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका तमाम हाई कोर्ट इस चीज को मान रहे हैं, क्योंकि मैं जब एक निमंत्रण कर गया था तो